आज हम वापस से डॉक्टर आरती को अपने चैनल पर लेके आए हैं, जिसमें पहले हमने सेक्सुअलिटी एजुकेशन के ऊपर बात करी थी और आज हम बात करेंगे मैरिज, वुमेन और एम्पावरमेंट के ऊपर। तो वेलकम टू द कैट बडी पॉडकास्ट चैनल मैम, और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस वंस अगेन और हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच वेंकटेश, इट वॉज अ प्लेजर लास्ट टाइम और मुझे लगता है आज का सेशन हमारे ऑडियंस के लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें सीखने और समझने को मिलेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा मैम कि आप अपने बारे में कुछ बताइए मेरे ऑडियंस को जो अभी नए जुड़े हैं और वो आपसे आपके बारे में कुछ नई नई चीजें जानना चाहते हैं कि हु आर यू और आप कैसे इस स्टेज तक, अगर आप यू आर एन गायनेकोलॉजिस्ट तो अपने बारे में कुछ, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। सो आई एम प्राइमरीली अ गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने अपना MBBS और DGU यहाँ पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी रोहतक से किया था जी। उसके बाद वुमेन, क्योंकि मेरी क्लाइंट थी तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई वुमेन और उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर। हाँ जी। जिसके चलते मैंने इग्नू से एक डिप्लोमा कोर्स किया वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। उसके अलावा आई एम ऑल्सो रिलेशनशिप काउंसलर, सेक्स एजुकेटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच। तो मेरे पास बहुत सारे कपल्स भी आते हैं और यंग लोग भी आते हैं जो कि काउंसलिंग के लिए आते हैं जी। तो यही मेरी फील्ड का काम है जिसको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो आई थिंक मतलब यू आर रियली एंजॉयिंग योर जॉब, राइट? उसके अलावा कुछ बताना चाहे अपने बारे में, लाइक गायनेकोलॉजिस्ट बनने का सफर कैसा था और कैसे आपके दिमाग में आया कि एक गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है, व्हाई नॉट अ BDS लाइक बिजनेस डेंटिस्ट नहीं बन सकते आप? मैंने सच बताऊं तो वेंकटेश ऐसे नहीं सोचा था कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगी, बट आई थिंक डेस्टिनी प्लेज अ रोल। उसको जहाँ आपको पहुँचाना होता है वो कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं। बट नाउ दैट आई एम डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, आई फाइंड द जॉब वेरी स्टिमुलेटिंग, वेरी सेटिस्फाइंग, ऑल्सो चैलेंजिंग। अगर मैं मानूँ कि जैसे कि लड़कियों को कहा जाता है कि टीचिंग की जॉब कर लो तो ज्यादा बेटर है, तो MBBS में ऐसा कुछ होता है गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओ लड़कियों के लिए? देखो थोड़ा सा एक माइंडसेट तो है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ पे मेल गायनेकोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा नहीं है। बट इफ़ यू मूव टुवर्ड्स द साउथ एंड यू मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, तो बंगाल में और साउथ साइड देयर आर लॉट ऑफ मेल गायनेकोलॉजिस्ट। तो हमारी बेल्ट में थोड़ा सा फीमेल्स का ये रहता है कि गायनेकोलॉजिस्ट बन जाए, बाकी जबकि पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि फीमेल्स को अनकंफर्टेबल नहीं होता लाइक विद द मेल गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑल? देखिए थोड़ा बहुत मैं फिर वही बता रही हूँ, नॉर्थ इंडिया में वुमेन हैव वेरी लिटिल एक्सपोजर जी, तो उनको कई बार ऐसा लगता है जी, ठीक है। बट मुझे लगता है कि डॉक्टर पर से डॉक्टर होता है, उसका कोई जेंडर नहीं होता, राइट? एंड एज अ पेशेंट ही हम उनको ट्रीट करते हैं। और जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं मेल डॉक्टर्स, दे डेवलप अ सेंसिटिविटी एंड कंपैशन ओवर टाइम, ताकि वो अपनी फीमेल क्लाइंट्स के साथ एक बहुत अच्छा रैपो बिल्ड कर सके। ओके, सो डॉक्टर आरती, जैसे कि आपको पता है आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैरिज, वुमेन और एम्पावरमेंट के ऊपर है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और मेरा पहला सवाल होगा इस पॉडकास्ट सेशन का कि व्हाई मैरिजेस? मैं इसको दो पार्ट्स में कहूँगी, व्हाई मैरिजेस एंड व्हाई मी टॉकिंग ऑन मैरिजेस। तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आई एम डीलिंग विद फीमेल सेक्सुअलिटी, और इंडिया में अभी भी फीमेल सेक्सुअलिटी बहुत सारी तौर पे मैरिज के अंदर ही प्रैक्टिस की जाती है। तो मेरे पास बहुत सारी यंग गर्ल्स भी आती हैं, जैसे 18-20 साल की लड़कियां जिनकी शादी कर दी गई है, या कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि गर्ल्स के ऊपर प्रेशर है स्पेशली मेल बेबी पैदा करने का, या आते ही उनके ऊपर हो जाता है कि इनफर्टिलिटी ना हो जाए, आप अभी से बच्चा पैदा करके दे दें। या कई बार मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ काफ़ी समय से कपल है, बट फिर भी मेल कॉन्ट्रासेप्शन का अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता और ये मान के चलता है कि ये फीमेल की जिम्मेदारी है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो मैरिज के अंदर हम देखते हैं, और इसलिए मुझे लगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द मैरिज, हाउ एम्पावर्ड और डिसएम्पावर्ड अ वुमन इज इन द मैरिज। तो आज के इस टॉपिक पे जब आपने मुझे बात कही तो इट वॉज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी to give some education to the society about how a woman perceives the marriage and how her sexuality comes into play in the marriage. तो मैरिजेस का जो रोल है आज के ज़माने में किस हद तक है और कैसे है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए मैरिज एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने ऊपर से डिक्री की कि ऐसे सबकी शादी होगी, इट इज़ अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन। और बड़ी मज़ेदार समझने की बात यह है कि इस इंस्टीट्यूशन में घुसने के लिए कोई क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम भी नहीं है।
बस शादी करा दो, बस शादी करा दो। इंडिया में स्पेशली मैरिज इज ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल फिनोमेना। बहुत Okay. कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी शादी नहीं हो रखी होगी कंपेयर टू द वेस्टर्न सोसाइटी, Right. जहाँ बहुत सारे लोग ये सिंगल रहने का डिसीजन भी लेते हैं। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, अ लॉट ऑफ आवर यंग पीपल एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर इन मैरिजेस, दे आर नॉट एलिजिबल टू बी इन अ रिलेशनशिप। तो मैरिज का स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है? मैं थोड़ी ऑडियंस की तरफ से जानना चाहूँगा कि like they are not eligible for relationship or the marriage or for the marriage. Both of them. Okay. रिलेशनशिप इज अ टू वे ट्रैफिक। Right. और मैरिज में क्योंकि एक सेट रूल्स एंड रोल्स लिख दिए गए जी। हैं, तो कई बार वो उसको ईमानदारी के साथ नहीं निभा पाते क्योंकि उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ ही नहीं पाते जी। हैं। तो मैरिज क्या है, इससे उसको स्टडी करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। Okay. तो लाइक डॉक्टर आरती, अभी हम लोग मैरिजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने बताया कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वाई मैरिजेस, और ये टॉपिक आपने क्यों चूज किया। आजकल एक बहुत ट्रेंड है कि ओपन मैरिज रिलेशनशिप करना जरूरी हो गया, बहुत लोग करते भी हैं, एक ट्रेंड सा चल रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, सेक्सुअलिटी लोग बहुत सारी फॉर्म्स में प्रैक्टिस करते हैं जी। मैरिज, मोनोगमस हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैरिज दैट वी आर सीइंग इन द सोसाइटी। बट जहाँ पे लोग थोड़ा फ्लेवर चाहते हैं या डिफरेंट पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करके डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ओपन मैरिजेस का कॉन्सेप्ट उसमें आ गया है। बट इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू सस्टेन बिकॉज ह्यूमन इमोशंस लाइक जेलसी, जी, दे प्ले अ वेरी मेजर पार्ट, स्पेशली जब आप इंटीमेट रिलेशनशिप में होते हैं। जी। तो अपना पार्टनर शेयर कर पाना इज़ नॉट अ ईजी जॉब। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि ओपन रिलेशनशिप में कोई किसी के साथ भी जाकर इंटीमेट हो सकता है। Right. ऐसा होता नहीं है। ओपन रिलेशनशिप में भी रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, और ओपन होने के बावजूद भी उसमें चीटिंग के इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो उसमें पकड़ेंगे कैसे? पकड़ना तो बस यही होता है कि ओपन रिलेशनशिप में एक मेन कपल रहता है और दूसरे कपल्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के लिए। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं जो अपने मेन पार्टनर से छुपा कर रहे हैं, इट अमाउंट्स टू चीटिंग। तो ओपन आर नॉट दैट ओपन, ओपन में भी देयर आर अ सेट ऑफ बाउंड्रीज एंड सेट ऑफ रूल्स। यस। अब जैसे कि हम लोग एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिसएम्पावरमेंट आपके नज़रिए में क्या है कि अभी भी 21st सेंचुरी में अगर हम लोग एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या वो ज़रूरी है या क्या वो चीज़ें अभी और हमारी इस समाज में फंसी हुई हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और एक्चुअल में ये ट्रिगर भी था मेरा वो कोर्स करने का। जी। जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हाँ जी। तो किसी भी चीज़ की जब एम्पावरमेंट की बात हो, हाँ जी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिसएम्पावरमेंट कहाँ से आ रहा हाँ है, जी। राइट? तो हम आज क्योंकि मैरिज की बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो मैरिज में देयर आर सर्टेन सेट्स ऑफ क्राइटेरिया जो वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसएम्पावरिंग है। ओके। तो जब मैंने ये कोर्स किया तो बेसिक आइडिया वाज टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज़ द वुमन डिसएम्पावर्ड। अगर मुझे पता होगा कहाँ डिसएम्पावरमेंट है, तभी तो मैं एम्पावरमेंट ला सकती हूँ। तो व्हाट आई फाउंड वाज कि मैरिज में दो ऐसे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा डिसएम्पावरिंग है। ओके। नंबर वन इज़ द ओनरशिप ऑफ अ वुमेन्स सेक्सुअलिटी। तो क्या होता है कि शादी होती है और लड़का लड़की को अपने घर लेकर आता है ना। तो जब मैरिज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था आदि पुरान काल में जब भी हुआ था, तो बेसिकली फ्रॉम अ हंटर द मैन टर्न्ड इनटू अ गैदरर एंड देन एग्रीकल्चरिस्ट। तो वहाँ से ज़मीन की ओनरशिप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। अब मेरी अगर ज़मीन है तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे ही पुश्ते उस ज़मीन को हो, है ना। तो व्हाट अ मैन अंडरस्टूड वाज कि अगर हम वुमेन की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल कर लें, उस पर ओनरशिप ले आए, तो ये ज़मीन मेरी, इससे जो फसल निकली वो मेरी, ये औरत मेरी और इससे जो फसल निकली वो बच्चे मेरे। तो दैट इज़ हाउ द ओनरशिप ऑफ वुमेन केम इनटू बंधवा हो गई। एग्जैक्टली। तो वो फादर ने कन्यादान किया एंड देन वो हस्बैंड के साथ चली गई, तो कोई ना कोई उसका ओनर हमेशा डिसाइड हो जाता था जो कि उसकी लाइफ या उसकी डेस्टिनी को रूल करता था। ये तो फिर एक तरीके से लाइक कि आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, ऐसा मनी ट्रांसफर कर देते हैं। पहले कहते थे कि एक खूंटे से उतार कर दूसरे खूंटे पे बांध दिया। तो बेसिकली वो जो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट एक खूंटे से दूसरे खूंटे वाला है, इट कम्स टू दैट ओनली। तो इसमें वुमेन इज नॉट गिवन द, शी इज नॉट होल्डिंग द
reins of her own sexuality. Even 21st century में भी ये सब चीजें नहीं बदली है मैम। देखिए अभी भी आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ रूरल पेशेंट्स जी। मेट्रोपॉल्स में तो अभी थोड़ा सा चेंज आने लग गया है, बट जो रूरल बैकग्राउंड है वहाँ गर्ल्स की ग्रूमिंग ही शादी के लिए की जा रही है जी। तो मैरिज इज वर्चुअली ऑक्यूपेशन फॉर दीज गर्ल्स, तो वहाँ पे ओनरशिप का कॉन्सेप्ट अभी भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। जैसे मैंने भी कहीं पढ़ा था फैक्ट बेसिस पे कि लव मैरिज ज़्यादा एनकरेज करी जा रही है 21st सेंचुरी के अंदर, लेकिन अरेंज मैरिजेस कम हो रही हैं। देखो मैं पहले हम ओनरशिप और उसकी बात करके मैं फिर इस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे वेंकटेश, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिस पे हम बात करें। सेकंड जो डिसएम्पावरिंग चीज़ वुमेन के लिए हुई कि उसको उसकी बायोलॉजी में ट्रैप कर दिया गया, इन दिस सेंस कि क्योंकि औरत बच्चा पैदा कर सकती है और 9 महीने बच्चा जब पेट में होता है मदर कन्फाइन होती है, फिर 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, और फिर जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाना शुरू होता तो वो जनरली मदर उसका प्राइमरी केयर गिवर होती है। बट आप ये सोचें ना कि लाइफ के वो 3 से 6 साल, मतलब एक बच्चा या 2 बच्चा के लिए वो सारी ज़िंदगी घर के कामों में ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो ये जो उसकी बायोलॉजी में उसको ट्रैप करने की वो है, दैट इज़ अ वेरी वेरी डिसएम्पावरिंग फिनोमेना। एक चीज़ तो ये होगी, और कोई और चीज़ कोई मतलब कि मैंने आपको बताया कि ओनरशिप मैरिज में, और सेकंड जो बायोलॉजी में ट्रैपिंग है हमारी कि वो मदर है, घर पे रहेगी, बच्चे पैदा करेगी, आदमी घर बाहर जाके काम करेगा, तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी वहाँ पे हो गया कि ये काम औरतों के हैं और ये काम आदमियों के हैं। एक चीज़ और मैं इसमें पूछना चाहूँगा, एक अलग क्वेश्चन है कि लेकिन अभी आज के टाइम में 21st सेंचुरी में देखा गया कि औरतें आदमियों को ज़्यादा डाइवोर्स देती हैं और आदमी कम देते हैं। ये फैक्ट है। देखो फैक्ट इसलिए है क्योंकि औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, पहले उनके पास चॉइस नहीं थी जी। और जितने भी रिलेशनशिप्स जिसमें वुमेन थी वो नीड बेस्ड रिलेशनशिप्स थे कि सोशल सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए और फिजिकल सिक्योरिटी के लिए एक औरत एक आदमी से शादी करती थी। और कई बार आप देखते हैं हमारे बड़ों में भी कई बार शादियां उतनी खुशगवार नहीं हैं, फिर भी 40-40, 50-50 साल लोग साथ में रहते थे क्योंकि कोई एस्केप नहीं था, क्योंकि लेडीज़ के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी। अब मोर एंड मोर वुमेन आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड दे हैव मोर एंड मोर चॉइसेस। तो जहाँ पे शादियाँ टॉक्सिक हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप किसी भी तरह से वायलेंट है, चाहे वो मेंटल अब्यूज़ है, चाहे फिजिकल टॉर्चर है, चाहे फाइनेंशियल अब्यूज़ है, तो लेडीज़ आर कॉलिंग क्विट्स टू सच रिलेशनशिप्स। तो प्लस डेफिनेटली थोड़ा सा ये भी है कि जो यूथ का टॉलरेंस लेवल है, जो एबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्ट है, दैट हैज़ गॉन डाउन वेरी वेरी मच। जैसे कि आपने बात करी कि लाइक ऑनरशिप होती है मैरिज के अंदर, तो मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि मैरिज का ओरिजिन ही कहाँ से था, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए मैं आपसे बता रही थी पहले जो मैरिज का कॉन्सेप्ट था जी, पहले वुमेन एंड मेन यूज्ड टू प्रैक्टिस सेक्सुअलिटी इन द ओपन, जैसे आपने ओपन मैरिजेस की बात की। कम्युनिटी में जिसको जिसके साथ जाना होता था, इट वाज सेक्स वाज अ नीड एंड दैट नीड वाज फुलफिल्ड। जैसे जैसे हम हंटर से गैदरर से एग्रीकल्चरिस्ट बने, वहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट बदलना शुरू हुआ। कम्युनिटी का कंसेप्ट, इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट, ओनरशिप का कंसेप्ट वहाँ से आया। तो फाइनली एक अगर हम देखें तो इट्स अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। एक चीज़ मैं से पूछना चाहूँगा, मतलब कि ओनरशिप सिर्फ वुमेन के ऊपर क्यों है, मेन के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि ओनरशिप वुमेन के ऊपर इसलिए आए क्योंकि बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी वुमेन की है। जैसे ज़मीन उपजाऊ है उसी तरह औरत उपजाऊ है, तो हड़पना तो वही चाहेगा ना जो उपजाऊ होगा। किसान ही हड़पना चाहेगा। एग्जैक्टली गेटिंग इट। हाँ जी, तो औरत अपनी फर्टिलिटी की वजह से ओनरशिप की उसमें दायरे में आ गई कि ये मैं आपको ओन करता हूँ। हाँ, क्योंकि अब देखिए अब कम्युनिटी में अगर आप औरत रन कर रही है जैसे कि पहले था, तो किसी को ये नहीं पता कि बच्चा किसका है, तो सिंस द लैंड वाज वो मेरा, मैं, ईगो, ओनर, तो वहाँ से ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। गेटिंग इट, मतलब कि जैसे कि अगर आपके पास मेरा बच्चा है तो मैं आपका ऑनर हो गया, राइट? तो ये तो मैं आपका ऑनर हूँ, आप किसी और के साथ सेक्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसलिए मैं श्योर हूँ कि जो बच्चा है वो मेरा ही है। अदरवाइज कौन बता सकता है कि बच्चा किसका है? तो एक चीज़ और मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि जैसे कि लैंड ऑनर्स होते हैं और वुमेन ऑनर्स हो गए, इसमें क्या डिफरेंस है? वुमेन ऑनर्स मतलब लाइक ऑनरशिप की जो बात है, बात तो वही है ना कि वुमेन का कहीं ना कहीं इस तौर पे ऑब्जेक्टिफिकेशन है ना। अगर आप इक्वल्स की तरह नहीं रह रहे, चलिए उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वुमेन अपनी सेक्सुअलिटी टेबल पर लेकर आ रही है
और बच्चे भी पैदा करें। मैरिज का एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैरिज इज प्रोक्रिएशन। मैरिज सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, कंपेनियनशिप के लिए है, प्रोक्रिएशन के लिए है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए है। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैरिज में। बट अगर हम उसी को प्राइमरी गोल बनाएं तो जो कपल्स इनफर्टाइल हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तो इसका मतलब तो उनकी मैरिज बिल्कुल जीरो, नल एंड वॉइड हो गई। तो अभी भी कॉन्सेप्ट तो यही है कि जहाँ बच्चे नहीं हैं ऐसी मैरिजेस को सोसाइटी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है, और उन कपल्स को भी लगता है कि हमारा जैसे लाइफ का कोई गोल चला गया, जबकि मैरिज इज़ फॉर कंपेनियनशिप, मैरिज इज़ फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑल्सो। तो जैसे कि मैरिजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, लाइक कि जो इंटीमेसी है वो इक्वल्स के बीच में ही होनी चाहिए या नहीं है? देखिए वही मैं बता रही हूँ, जब मैंने कह दिया आपसे कि एक ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब तो मालिक और गुलाम का कॉन्सेप्ट है, और इंटीमेसी तो हमेशा बराबर के लोगों में हो सकती है। तो अनलेस एंड अनटिल मैरिज इज़ इक्वल इन नेचर, वो इक्वल इन नेचर, वो पहले कहते थे कि अरे शादी कर दी, इसकी किस्मत है आगे कैसा मिले, है ना। तो क्योंकि वो लड़की वो स्टेप लेने के बाद सोसाइटी, उसके अपने पेरेंट्स भी उसको वापस नहीं आने देते थे। कई बार तो वहाँ पे डेथ्स भी हो जाती थी, अपने हस्बैंड के घर में वायलेंस होता था, फिर भी सोसाइटी इतनी ओपन नहीं थी कि मैरिड लड़की को वापस लेकर आ जाए। अभी भी है वायलेंस। तो बट वही मैं आपसे बात कह रही हूँ कि इक्वल्स होंगे तभी इंटीमेसी होगी, अदरवाइज तो एक डर की फीलिंग, बिल्कुल वो सब रहेगा। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, लाइक कि ये थोड़ा मतलब आप पता नहीं मतलब कैसे आंसर देंगे कि जैसे कि दो जेंडर्स हैं, एक मेल एक फीमेल है, तो दोनों के लिए मैरिज का पर्सपेक्टिव डिफरेंट कैसे है? ये एक आपने बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है। देखिए व्हाट आई हैव सीन इज कितनी सारी स्पीशीज़ भगवान ने बनाई हैं, बट ह्यूमन एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें आदमी और औरत अलग अलग दो स्पीशीज़ की तरह ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा विरोधाभास है कुछ चीज़ों को लेके कि कोई कॉमन पॉइंट पे आ ही नहीं पाते हैं, राइट। और मैं उस दिन आपसे डिस्कस भी कर रही थी कि शादी का पर्सपेक्टिव कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों की शादी है, हमारी शादी नहीं होती, एक होती है आदमी की शादी, एक होती है औरत की शादी। तो मान लीजिए एक आदमी जा रहा है और उसके दोस्त ने पूछा यार शादी कैसी चल रही है तुम्हारी, तो वो कहेगा बहुत मस्त है, सुबह सुबह पकी पकाई रोटी मिलती है, शाम को आता हूँ तो बीवी मुस्कुराती हुई दरवाज़ा खोलती है, घर सारा साफ मिलता है, कपड़े धुले हुए मिलते हैं, और फिर मुझे किसी पार्टनर के पीछे भागना नहीं पड़ता, सेक्स बिल्कुल रेडी मिलता है। तो ये एक आदमी का पर्सपेक्टिव है। ऐसे ही काफ़ी केसेस में ऐसा, उसकी सहेली किसी लड़की से पूछे तुम्हारी शादी कैसे चल रही है, अरे माँ बाप के घर ही ठीक थी, है ना, यहाँ तो सुबह से शाम तक खटती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, सबको गरम गरम रोटी, रात को थक कर सोने आती हूँ तो हस्बैंड को सेक्स चाहिए। तो आप ये देखिए, देयर इज नॉट आवर मैरिज, बहुत सारी मैरिजेस योर मैरिज एंड माई मैरिज, जबकि इट हैज़ टू बी अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए दो लोगों के बीच में डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। और अब अगर हम आज की मॉडर्न डेफिनेशन मैरिज की देखें, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन टू पीपल, एंड उन दो पीपल में इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी भी साथ में होगी। अभी जो हमारी डेफिनेशन चल रही है उसमें लिखा है कि जनरली द ऑपोजिट सेक्स, तो इसके ऊपर भी आजकल डिबेट चल रही है कि ऑपोजिट सेक्स वर्ड हटाया जाए और मैरिज को सेक्स से ना जोड़कर बिटवीन टू पीपल या टू पर्सन्स किया जाए, है ना। तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल। जब मैं कह रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट है, लव मैरिज, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है तो नेगोशिएशन होना चाहिए ना उस पर। तो कोई सेट रूल्स नहीं होने चाहिए। दो लोग अगर मैरिज में, तो वो अपने लिए डिसाइड करेंगे कि उनके लिए राइट क्या है या रॉन्ग क्या है जी। तो जो चला आ रहा है, क्योंकि सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने वही ढांचा, वही चीज़ अपनानी है। वी कैन कम टू न्यू सेट ऑफ रूल्स विच आर मोर फुलफिलिंग फॉर द कपल। ओके, अगर मैं आपकी बात मानता हूँ कि आपने कहा कि जैसे कि जो औरत है, जो वुमेन है, वो रोटी बना रही है और आदमी कह रहा है कि हाँ मेरे को तो खाना पका पका है, मतलब दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव, राइट। अब अगर ये चीज़ उल्टी हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, तो लड़के को बोला जाएगा तो घर जमाई है,
वही ना हमारा, क्योंकि माइंडसेट ऐसा है। अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी आई थी का और की, एंड वो इसी चीज़ को दिखा रहा था। यहाँ तक कि जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जब उसका हस्बैंड एज अ वुमन वुमनली रोल्स में सक्सेसफुल था, जो परसीव्ड जेंडर रोल्स हैं, तो उसको भी एक जलन हो रही थी कि मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा अटेंशन गेन कर रहा है जबकि मैं बाहर के वर्ल्ड में इतनी सक्सेसफुल हूँ। तो ये हमारे माइंडसेट्स हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी हम जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग करें, कि ईश्वर ने मुंह दिया है तो खाना खाएंगे, तो जो हाथ खाना जानते हैं उनको बनाना भी आना चाहिए, उसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जो बदन कपड़े पहनना जानता है उसको धोना भी आना चाहिए, सुखाना भी आना चाहिए, प्रेस करना भी आना चाहिए। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द जेंडर। तो जब हम अपने बच्चों को इस माइंडसेट के साथ पालेंगे, जेंडर न्यूट्रल तरह से पालेंगे, तो हाउस होल्ड लेबर विल नॉट बिकम अ वुमन सेंट्रिक लेबर देन। अ मेल विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही इज ईटिंग, ही इज वेयरिंग क्लोथ्स, एंड वो शुरू से वैसे ही माइंडसेट के साथ आएगा। बट उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी वुमेन एम्पावर हो, क्योंकि ये सीखेगा कहाँ से? ये सीखेगा वो अपनी मदर से। एक मदर को अपने बेटे को आने वाली लड़की के लिए भी तैयार करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पहले कहते थे कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, लड़कियों से कहते थे। आजकल वो टाइम्स आ गए कि लड़कियाँ कहेंगी कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो पेरेंटिंग हो वो जेंडर न्यूट्रल हो जाए। तो डॉक्टर आरती, जैसे कि अभी आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज हमारे को शेयर करी, मेरे चैनल पे मेरे ऑडियंस को शेयर करी, तो उसी के साथ मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा और आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या आपका तात्पर्य है, क्या पर्सपेक्टिव है आपका, आप बताना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को? ये एक बहुत ही क्वेश्चन ऐसा है जो सभी के जहन में चल रहा होता है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, लव तो शादी में बहुत देर से आता है, चाहे वो अरेंज्ड हो चाहे जिसको हम लव मैरिज करते हैं। इट इज़ बेसिकली वो चॉइस आपके लिए आपके पेरेंट्स या कोई मैरिज मेकर कर रहा है, या वो चॉइस आप खुद कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इट इज़ नॉट अबाउट लव कम। हाँ, जब हम अपनी पसंद से अपने पार्टनर का चुनाव करते हैं तो हम क्या चीज़ें देखकर चुनाव करते हैं कि हम मेंटल लेवल पे साथ हैं, इमोशनल लेवल पे साथ हैं। और जो बहुत यंगर लोग शादी ब्याह में घुस जाते हैं वो जनरली अपने हार्मोन्स के तहत जाकर या अट्रैक्शन के बेस पर शादी करते हैं, या एग्जैक्टली। तो जब हम अपने आप पार्टनर का चुनाव करते हैं तो हमारे बेसिक क्राइटेरिया होते हैं मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी एंड केमिस्ट्री, राइट। जबकि जब अरेंज मैरिज हम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स वो सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं जो कि नॉर्मल वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, कि सोशल स्टैंडिंग क्या है, कल्चर कैसा है, और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है सामने वाली पार्टी का, वुड ही बी अ गुड प्रोवाइडर फॉर द फैमिली। तो लड़की के लिए नहीं करते, क्योंकि लड़की के लिए अब तो लड़कियों में भी लड़के मांगने लग गए हैं कि नौकरी करने वाली लड़की होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल गोल्स मीट करना आसान हो जाता है जब दो लोगों। एग्जैक्टली, टीचर इसलिए चाहिए क्योंकि छुट्टियां मिलती है, 4 बजे छुट्टी रहती है। एग्जैक्टली। तो ये दोनों तरफ से है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो शादी में सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है। यू रिक्वायर केमिस्ट्री, यू रिक्वायर इमोशनल एंड मेंटल अंडरस्टैंडिंग, और इसके अलावा टेबल पे खाना मस्ट है, सिर पे छत मस्ट है, बिजली का बिल देना बड़ा ज़रूरी है। और पेरेंट्स जब देखते हैं जनरली सेम कल्चर में देखते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि कॉमन चीज़ हमारी जो चलती है सब में वो है किचन। कहना बहुत आसान है, पर जब घर में खाना आपकी पसंद, मम्मी के हाथ के परांठे या मम्मी के हाथ की सब्ज़ी, वो तभी होगी जब आप उसी कम्युनिटी में लड़के आएगी। पर आजकल मुझे लगता है कि वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल जोमेटो और स्विगी का ज़माना है। मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब इसलिए नहीं है कि सेम किचन हो। मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए थोड़ा वो भी रहता है अपनी कम्युनिटी की। देखिए, सिर्फ किचन की बात नहीं है, किचन तो रोज़मर्रा की ऐसी जगह है जहाँ पे आपका क्लैश हो सकता है। इसके अलावा आपके रिचुअल्स, रिश्तेदार कब मिलते हैं, जब कोई त्योहार हो, शादी हो, ब्याह हो। तो अगर आपके अपनी कम्युनिटी का पार्टनर होता है तो उनमें जेल करना इजी होता है और डिफरेंसेस कम होते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स, मतलब वो जितने कॉमन फैक्टर्स होते हैं जब अरेंज मैचेस देखे जाते हैं तो कॉमन फैक्टर्स की तरफ देखा जाता है। बट अगर दो लोगों को आपस में एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं, केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बेटर रहती हैं कि अगर आप क्रॉस कल्चरल मैच करें।
क्योंकि आप ऐसे में टॉलरेंस सीखते हाँ हैं, जी। एक्सेप्टेंस सीखते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ के प्रति, हाँ जी। और फिर वही चीज़ें आप अपने बच्चों को भी वो ओपननेस का भाव देते हैं। हाँ जी। तो वो क्लोज्ड माइंडसेट से बच्चे भी ओपन माइंडसेट की तरफ आ जाते हैं। आप देखेंगे जिन फैमिलीज़ में अच्छी शादियाँ चल रही हैं और क्रॉस कल्चरल मैरिज हुई है, तो आगे बच्चे भी दूसरी कम्युनिटीज़ के बिल्कुल पार्टनर्स लाते हैं, एंड जी। इट बिकम्स अ वेरी एक्साइटिंग मिक्स। और एज ए साइंटिस्ट तो मैं ये भी कहूँगी कि आपके जीन पूल के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप दूसरे कल्चर्स में या दूसरे ट्रेडिशंस रिलीजन्स में मैरिज क्या ये करें। भेड़ चाल नहीं है? किस तरह की? मतलब कि जैसा रिचुअल है उस रिचुअल पे हम लोग चलते रहते हैं, मतलब ये जो कट्टर पिताजी होते हैं। हाँ देखो, वो मैं फिर वही कह रही हूँ, मैं तो हमेशा से ट्रेडिशन और माइंडसेट्स के खिलाफ हूँ। ओके। क्योंकि रूल्स आप आज की सोसाइटी के हिसाब से रूल्स को भी इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। पहले सोसाइटी को उस समय वो सोसाइटी की ज़रूरत थी, क्योंकि सोसाइटी वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लेबर द काइंड। जैसे ब्राह्मण थे तो उनका काम पढ़ना या वेद पुराण को देखना, पूजा वगैरह कराना था। क्षत्रिय थे तो उनका काम एग्रीकल्चर या वॉर्स में जाना था। आजकल सोसाइटी इज़ चेंजिंग, जी। तो हमारे उस हिसाब से जो सोसाइटी की कल्चर्स हैं, जो रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस हैं, उनको भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है।